हेलो एवरीवन, जय हिंद, ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। दोस्तों, हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी के लिए बायोलॉजी विषय का अध्ययन कर रहे हैं। प्रीवियस अराउंड मैंने आप सभी को लगभग 2 लेक्चर प्रोवाइड किए, जहां पर मैंने कुछ क्लासिफिकेशन भी किया है और मैंने आपको वायरस के बारे में बताया हुआ है। देखिए, क्लासेस हमारी चलती रहेंगी, डाउट सेशन भी होगा और प्रैक्टिस भी होगा। हम लोग तय करेंगे कि वीक के एक दिन यानी जैसे सैटरडे और फ्राइडे को या फिर केवल सैटरडे को डाउट सेशन होगा और डाउट सेशन के बाद हम लोग प्रैक्टिस भी करते चलेंगे, ठीक है। अदरवाइज जो वर्किंग डे है उस वर्किंग डे में हम लोग पूरी क्लास पढ़ेंगे। क्लियर? तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है हम लोग बहुत अच्छा करेंगे और अब बहुत ज्यादा हम लोगों को रायता फैलाने की आवश्यकता नहीं है, बस टू द पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स हम आ सकते हैं प्रयास यही रहेगा 115 अबव आप लोग रहे या अप्रोक्सीमेटली 110 और 115 के बीच आप लोगों को रहना है और इसी रिगार्ड में हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा टाइटल में लिखा होगा कि किंगडम मोनेरा। दोस्तों, अगर हम मोनेरा की बात करें तो देखिए बेसिकली क्या है कि करंट टाइम में जब भी इसको हम पढ़ते हैं तो हम प्लांट में पढ़ते हैं। क्लियर? आपने देखा होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको हिस्टैकर का जो क्लासिफिकेशन है बताया था इसको कि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसको हिस्टैकर साहब ने किया हुआ है। लेकिन करंट टाइम में जब हम लोग पढ़ते हैं प्लांट को तो थैलोफाइट्स में पढ़ते हैं। एक्चुअली दोस्तों क्या होता है कि प्लांट्स जो प्लांट होते हैं, हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं, जो प्लांट होता है प्लांट को हम लोग जब कैटेगराइज करते हैं तो थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और आपका टेरिडोफाइट, फिर ट्रैकियोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो समझ लीजिए हम लोग इसी अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ये प्लांट किंगडम ही चल रहा है। बॉटनी के अंतर्गत हम लोग आज शुरू कर रहे हैं मोनेरा को। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ था कि मोनेरा को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, किस प्रकार से मोनेरा को क्लासिफाई किया गया है। दोस्तों, मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, एल्गी, प्लांटी, एनिमेलिया। एक्चुअली क्या है कि मोनेरा में हम लोग कहते हैं कि इसमें प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये प्राइमेटिव होते हैं, साथ ही साथ यूनिसेलुलर। तो मोनेरा क्या यूनिसेलुलर होते हैं या कुछ मोनेरा ऐसे भी है जो मल्टीसेलुलर भी होते हैं। हम बात करेंगे इसी रिगार्ड में कि कौन से मोनेरा मल्टीसेलुलर है, कौन से यूनिसेलुलर है। तो दोस्तों देख लीजिए आप लोग टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, बॉटनी, और बॉटनी में क्या पढ़ने वाले हैं, मोनेरा। तो अगर हम लोग मोनेरा शुरू करेंगे तो यहां पर हमें क्या क्या पढ़ना होगा, यानी कौन कौन से पॉइंट्स हमें यहां समझने होंगे, कौन कौन से पॉइंट्स हमें यहां पर पढ़ने होंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे पूरे मोनेरा को, यानी सबसे पहला जो हमारा यहां पॉइंट बनेगा वो बनेगा डिफाइन करने का। तो सबसे पहले मोनेरा को यहां पर डिफाइन किया जाएगा। क्लियर? तो डिफाइन करने के बाद देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे कि मोनेरा है क्या या इसकी परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं। और डिफाइन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके हैबिटेट्स, कि आखिर मोनेरा का निवास का, इनका हैबिटेट कहां है, कहां पे ये रहते हैं, एक्चुअली कहां पर इनको हम फाइंड कर सकते हैं। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इनकी हिस्ट्री के बारे में, कंप्लीट हिस्ट्री, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबैक्टीरिया, या दोस्तों पूछता है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस बन जाते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे, फर्मेंटेशन थ्योरी, जर्म थ्योरी। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग समझेंगे। तो पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हैबिटेट्स दोस्तों, फिर क्या हिस्ट्री पढ़ेंगे, और हिस्ट्री के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लासिफिकेशन, यानी इनको हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, इनका क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है। क्लासिफिकेशन के बाद स्टैनिंग आता है कि कौन कौन से मोनेरा का हम लोग स्टैनिंग कर सकते हैं। स्टैनिंग का मतलब उनको जब हमको माइक्रोस्कोप में देखना होता है, जब माइक्रोस्कोपिक
स्ट्रक्चर लेना होता है, तो जब उनको पेंट करते हैं तो ये कैसे हम कर सकते हैं, ये सारी चीजें स्ट्रेनिंग करेंगे दोस्तों। और हाँ, और यहां देखिए, इसके बाद स्ट्रेनिंग करने के बाद इसकी मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और हम लोग जब मॉर्फोलॉजी करेंगे तो एक्चुअली में सभी मोनेरा की मॉर्फोलॉजी नहीं होगी, किसकी होगी ये आगे आपको देखने को मिलेगा। और मॉर्फोलॉजी में आपको क्या पढ़ना दोस्तों, आपको पढ़ना है शेप, क्या होता है इनका, कैसे होता है। शेप के साथ साथ आप पढ़ेंगे साइज के बारे में, एंड आप यहां पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर, क्लियर। तो मॉर्फोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो शेप, साइज और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एंड इसके बाद देखिए क्या पढ़ना हमको, इसके बाद इसमें हमें पढ़ना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये क्या है, ये ऑटोट्रॉफ है या फिर हेट्रोट्रॉफ है। अगर हेट्रोट्रॉफ है तो हेट्रोट्रॉफ में क्या है ये, क्लियर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड दोस्तों फिर हमको यहां पढ़ना, देखिए आप यहां हम लोग आते हैं, फिर यहां पर हमको पढ़ना है रिप्रोडक्शन, या यहां हमको पढ़ना है इसके बारे में रिप्रोडक्शन, क्लियर। एंड लास्ट में इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, इतने पॉइंट्स, क्लियर। तो इतने पॉइंट्स पढ़ने आपको मोनेरा किंगडम में, डेफिनेशन के साथ साथ हैबिटेट्स यानी कहां उसका निवास है, कहां वो रहता है, क्लियर। क्या वो एक्वाटिक है या फिर वो मेन लैंड पर रहता है या वो हवा में रहता है, एयर में रहता है। देन हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद दोस्तों उसकी स्टैनिंग, कैसे उसको हम कलर करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के लिए। मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि उसका जो न्यूट्रिशन है वो कैसा है, ऑटोट्रॉफ है, हेट्रोट्रॉफ है या फिर दोनों होता है। एंड दोस्तों फिर क्या है, यहां पढ़ना हमको रिप्रोडक्शन पढ़ना है, कैसे उसमें जनन होता है। एंड लास्ट टाइम हमको इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस पढ़ना है किसी भी मोनेरा का। तो मोनेरा को पढ़ने से पहले यहां पर हमें समझना होगा कि इसके कुछ कैरेक्टर भी होते हैं। उसके जो मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर को पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इस पॉइंट पर पहुंच पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कैरेक्टर क्या है मोनेरा का। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों होता है कि इनका कैरेक्टर, ठीक है ना, क्योंकि कई बार पूछा गया है, जैसे कि अगर हम ये कहें कि मोनेरा केवल यूनिसेलुलर है तो कहीं ना कहीं ये गलत होगा, क्योंकि हम लोग मोनेरा में शामिल करते हैं साइनोबैक्टीरिया को, और साइनोबैक्टीरिया जैसे नोस्टोक, अल्वा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सभी मल्टी सेलुलर होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सबको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि क्या इसका कैरेक्टर होता है दोस्तों। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, द मोनेराज आर प्रोकैरियोटिक, क्लियर। यानी जो मोनेरा होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं, यानी नॉन डेवलप्ड न्यूक्लियस में होता है, या बहुत सारे इसमें डिफरेंट है, सब बताएंगे आप सभी को। तो ये क्या होते हैं, द मोनेरा आर प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर एंड यूनिसेलुलर। ये हम कहते हैं कि जो जितने भी मोनेरा होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर हैं, यानी एक कोशिकी होते हैं। और प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स का मतलब दोस्तों क्या होता है, प्राइमेटिव हैं। प्राइमेटिव यानी कि बहुत सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी ये सबसे प्राइमेटिव, सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म है जो कि
धरती पर ये वर द फर्स्ट आए थे और इनमें अभी तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ना कोई डेवलपमेंट इनमें हुआ है, ना कोई चेंजिंग हुई है। जैसे ये आए थे वैसे ही प्राइमेटू अभी तक ये पड़े हुए हैं। क्लियर। बट यहां पर एक पॉइंट्स और हम समझ लेंगे। बट साइनोबैक्टीरिया इज मल्टीसेलुलर। क्योंकि यहां पर बहुत ही कंफ्यूजन है कुछ साइंटिस्ट में कि भाई अगर मोनेरा यूनिसेलुलर है तो ये साइनोबैक्टीरिया को भी हम इसी में शामिल करते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, अल्वा, नोस्टोक, तो इन सबको हम शामिल करते हैं कहां पर, साइनोबैक्टीरिया में। और साइनोबैक्टीरिया कहां पर है, मोनेरा में। तो जाहिर सी बात है भाई दोनों है, ये यूनिसेलुलर भी है और ये मल्टी सेलुलर भी है। और देखिए सेकेंड पॉइंट, दे contain 70S ribosome. They contain 70S ribosome. क्लियर। चूंकि हमें पता है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S राइबोसोम ही होता है, और यूकैरियोटिक सेल जिसमें डेवलप न्यूक्लियस होता है उसमें 80S राइबोसोम होता है। तो जितने भी मोनेराज होंगे सभी में 70S राइबोसोम पाया जाता है। अब इनका जो डीएनए होता है देखिए किस प्रकार का होता है, बहुत चेंजिंग होती है इनके डीएनए में। तो द डीएनए इज नेक्ड, द डीएनए इज नेक्ड, जो इनका डीएनए होता है नेक्ड होता है, एंड इज नॉट बाउंड टू न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। यानी इनका जो डीएनए होता है बिल्कुल ओपन होता है, उस पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती। और दोस्तों जो डीएनए होता है बिल्कुल ओपन होता है, बिल्कुल खुला होता है, ठीक है ना, उस पर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इसको न्यूक्लियर भी कहते हैं, न्यूक्लियस भी कह सकते हैं आप, तो इसको न्यूक्लियर कहेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द डीएनए इज नेक्ड एंड इज नॉट बाउंड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी इस पर कोई भी आवरण नहीं होता है, कोई भी केंद्रकीय झिल्ली नहीं होती है, बिल्कुल ये ओपन होता है। एंड इट्स लैक ऑफ मेनी सेल ऑर्गेनेल्स, दैट मीन्स इनमें बहुत सारी कोशिकीय अंगों की कमी भी होती है। आइए इसको हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं दोस्तों, या हम कह सकते हैं जो इनकी सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज वेरी रिजिड। जो इनकी सेल वॉल होती है बहुत ही रिजिड है। रिजिड का मतलब क्या होता है, सख्त। जो इनकी सेल वॉल होती है बहुत ही सख्त होती है। सेल वॉल यानी जो कोशिका के चारों ओर का आवरण है वो कैसा होता है, बहुत ही कठोर होता है। कठोर को हम हिंदी में कहते हैं कठोर को हम अंग्रेजी में कहते हैं रिजिड, तो बहुत ही सख्त होता है। और हम कह सकते हैं दोस्तों मेड अप ऑफ एंड मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन। यानी जो मोनेरा की सेल वॉल होती है, कोशिका के चारों ओर का जो आवरण होता है, क्लियर, वो चारों ओर का जो आवरण है वो आवरण बहुत ही कठोर होता है। इसको मैं फिर से लिख रहा हूं बड़ा बड़ा, वो क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है और ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन से। पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे फिर पूछ सकता है कि चारों ओर की सेल वॉल को हम क्या कहते हैं, तो पेप्टिडोग्लाइकॉन हम कह सकते हैं। क्लियर। तो सेल वॉल को कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकॉन, जो बहुत ही कठोर होती है। फिर हम कह सकते हैं
दे लैक ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। नंबर 5, हम इसके बारे में कह सकते हैं कि दे आर इट्स लैक ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, यानी इसका मतलब यह है कि बहुत सारे कोशिकीय अंगों का इनमें अभाव होता है। तो बहुत सारे कोशिकीय अंगों का अभाव होता है, जैसे कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इनमें माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल भी नहीं होती। क्लियर? तो इट लैक ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड, क्लियर, एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर आप लोग नहीं जानते होंगे प्लास्टिड के बारे में, इसको लवक कहते हैं, ठीक है ना। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम कहते हैं कोशिका की जो है दोस्तों क्या होता है, इसको हम कहते हैं अंतःप्रदवी जालिका, इनको कहते हैं, ठीक है ना। गाल्जी बॉडी भी क्या होता है, इसमें गाल्जी बॉडी का भी लैक होता है, गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी ईटीसी। दोस्तों इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, इनका अभाव रहता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, आप देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें नहीं है, इसमें केवल 70S राइबोसोम भी होता है, गाल्जी बॉडी इसमें एब्सेंट है, इसमें प्लास्टिड, लाइसोसोम, ये सारे इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं दोस्तों। हम इसके बारे में और भी पॉइंट्स कह सकते हैं, दे आर environmental decomposer, they are environmental decomposer, that means ये जो है इनको हम पर्यावरणीय अपघटक कहते हैं। अपघटक यानी डिकम्पोजर, ये क्या करते हैं दोस्तों, यह सड़े गले जैविक पदार्थों को अपघटित करके, डिकम्पोज करके उसको मिट्टी में क्या करते हैं, मिट्टी में उसको मिनरल्स के रूप में या बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर के रूप में चेंज कर देते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम इन्वायरमेंटल डिकम्पोजर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये अपघटक होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। या हम ये भी कह सकते हैं इसके बारे में, दे आर so different mode of nutrition, यानी कि ये जो इनका पोषण होता है, पोषण के कई सारे मोड को ये शो करते हैं। तो दे आर सो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि हम कह सकते हैं सच एज ऑटोट्रॉफ, क्लियर, ऑटोट्रॉफ, यानी कुछ जीवाणु ऐसे हैं, कुछ मोनेरा ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ मींस स्वापोषी, स्वा यानी सेल्फ, ठीक है दोस्तों, पोषी का मतलब पोषण करने वाला, तो स्वयं का पोषण करने वाला, इनको हम कह सकते हैं। कुछ क्या होता है दोस्तों, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, कुछ होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। अब हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है कि ऐसे मोनेरा जो अपना भोजन बनाते नहीं बल्कि किसी अन्य से प्राप्त करते हैं, या इसी में कह सकते हैं कि पैरासाइटिक, कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सैप्रोफाइटिक होते हैं। सैप्रोफाइटिक का मतलब दोस्तों, इसका मतलब यह होता है कि जो
सड़े गले मृत प्राय जीवधारियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स कहते हैं, है ना। जो 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 मृतोपजीवी होते हैं, मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में। ये ऐसे होते हैं जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं बल्कि किसी अन्य के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ये क्या होंगे, हेट्रोट्रॉफ। और ये क्या होते हैं, पैरासाइटिक नेचर के। इसका मतलब ये कि परजीवी, परजीवी मींस किसी के ऊपर रह करके उससे अपना भोजन प्राप्त करना, ये परजीवी भी होते हैं। साथ ही साथ देखिए क्या है, ये सैप्रोफाइटिक भी है, यानी मृतोपजीवी है, मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इनका कुछ और नेचर भी होता है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जो इनके अंदर जनन होता है वो असेक्सुअल होता है। क्या होता है, असेक्सुअल होता है, यानी कि अलैंगिक होता है, बडिंग के थ्रो, ये भी हम कह सकते हैं। क्लियर दोस्तों, तो इनमें जो प्रजनन होता है वो कैसे होता है, असेक्सुअल होता है, थ्रो बाय द बडिंग। क्लियर, हम कह सकते हैं कि दे रिप्रोड्यूस। नंबर 8 पॉइंट है, दे रिप्रोड्यूस asexual by binary fission, asexual by binary fission। बाइनरी फिजन को हम क्या कहते हैं, दोहरा विखंडन कहते हैं, बाइनरी फिजन। ये बाइनरी फिजन के द्वारा, दोहरे विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन कर सकते हैं, कौन, मोनेरा। क्लियर दोस्तों, और इनमें दोस्तों क्या होता है, इनमें होता है फ्लैजिला, और फ्लैजिला के थ्रू ये सब क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। ये पॉइंट्स आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। मैं लिख दे रहा हूं इसको कि फ्लैजिलम सर्व, फ्लैजिलम serves as the locomotory organ, as the locomotory organ, यानी जो इनमें कशाभिका होती है, कशाभिका का मतलब क्या होता है, फ्लैजिलम। तो इनमें जो फ्लैजिलम होता है वो क्या होता है दोस्तों, लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह इसमें जो है सर्व रहता है। इसको भी आप लोग समझ सकते हैं। क्लियर, तो इतने जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स किसके हैं, ये सारे पॉइंट्स मोनेरा के हैं। तो मोनेरा के बारे में इतने पॉइंट्स हम लोग कह सकते हैं कि ये सारे जो कैरेक्टर हैं ये मोनेरा के हैं। जैसे द मोनेरास आर प्रोकैरियोट्स, यानी ये क्या होते हैं, प्राइमेटिव होते हैं, एंड यूनिसेलुलर, और एक कोशिकी होते हैं। बट some moneras is multicellular like cyanobacteria, nostoc, alga, blue-green algae. They contain 70 S राइबोसोम, यानी इनके अंदर 70 S राइबोसोम होता है। The DNA is necked, इनका DNA क्या होता है, बिल्कुल ओपन रहता है, नंगा होता है, नेक्ड होता है। Is not bound to nuclear membrane, और वह किसी केंद्र की झिल्ली से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं रहता, जुड़ा नहीं रहता है। सेल वॉल इज रिजिड, इनकी सेल वॉल बहुत ही कठोर होती है, एंड मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकोन, जो इनकी सेल वॉल होती है बहुत टफ होती है, कठोर होती है, और पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। इट लैक ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, यानी इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स का अभाव होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर, गाल्जी बॉडी एक्सेट्रा। दे आर इन्वायरमेंटल डिकम्पोजर, ये क्या होते हैं, ये पर्यावरणीय अपघटक भी होते हैं। दे आर सो डिफरेंट मोड ऑफ फूड, यानी इनमें फूड का जो मोड है वो डिफरेंट टाइप का होता है। कुछ ऑटोट्रॉफ होते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉफ होते हैं, कुछ पैरासाइटिक है, कुछ सैप्रोजोइक नेचर के होते हैं दोस्तों। और हाँ, एक पॉइंट और जो मैं भूल रहा था, एंड सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक और क्या होते हैं, कुछ सिम्बायोटिक भी होते हैं इनमें। अब सिम्बायोटिक का मतलब ये होता है कि जो सहजीवी होते हैं, आपने इसको पढ़ा होगा। कुछ इसमें क्या होते हैं,
कुछ इसमें सहजीवी भी होते हैं। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों, जो हमने शुरू में देखा था इसका पॉइंट्स। अब आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे यहां डिफाइन। अगर हम इसको डिफाइन करें या इसका हैबिटेट देखें या हिस्ट्री देखें तो ये सब चीजें क्या होंगी। आइए हम बात करते हैं आगे। तो अगर हम डिफाइन करें यहां मोनेरा को, मोनेरा को अगर यहां डिफाइन करें हम, तो देखिए क्या होगी इसकी डेफिनेशन। तो अगर इसको हम डिफाइन करें तो बहुत सारे देखिए पॉइंट मैं यहां बनाऊंगा नहीं, बस इसके पहले जो हमने लिखा था वो समझिए उसकी परिभाषा ही थी। हम कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, ये है प्रोकैरियोटिक। ठीक है ना? क्या कहेंगे इनको हम कहेंगे दोस्तों प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ठीक है ना, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, ये इसकी परिभाषा दे सकते हैं। हम कहेंगे हम ये क्या होते हैं कि प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, ठीक है ना, मल्टी सेलुलर। अब ये मल्टी सेलुलर क्या होते हैं बताया मैंने आप सभी को, साइनोबैक्टीरिया। क्लियर? ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, तो ऑटोट्रॉफिक भी है और क्या है, हेट्रोट्रॉफिक भी है दोस्तों। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं इनके हैबिटेट की, इनका आवास कहां होता है। क्लियर? तो अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें आप सभी से, तो दोस्तों इनके हैबिटेट के बारे में आपसे हम यही कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। क्या है ये सर्वव्यापी है। हैबिटेट, तो ये क्या होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, है ना। अब सर्वव्यापी का मतलब ये है कि ये हर जगह पाए जाते हैं। क्लियर? तो दोस्तों इनके बारे में कह सकते हैं हम कि ये क्या है, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। ठीक है ना, कॉस्मोपॉलिटन है ये। इनके बारे में हम कहेंगे कि ये क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन है ये, यानी सर्वव्यापी, हर स्थान पर ये पाए जाते हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे होते हैं सर्वव्यापी। बिकॉज ये कहां कहां हो सकते हैं, आप देखिए ये कहां रहते हैं, वाटर में, और ये कहां रहते हैं, सॉइल में रहते हैं दोस्तों, और कहां रहते हैं ये, एयर में रहते हैं, यहां तक कि हमारी इंटेस्टाइन में रहते हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में। क्लियर? यहां कह सकते हैं कि डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, यानी शरीर के बहुत सारे अलग अलग अंगों में रहते हैं। इंटेस्टाइन तो मैंने लिख ही दिया है। क्लियर दोस्तों? और देखिए हमारे जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, सभी खाद्य पदार्थों पर भी ये पाए जाते हैं। तो ये क्या है, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ये है कि ये सर्वव्यापी हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर ये ना होते हो। कुछ तो ऐसे होते हैं जो 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी सरवाइव कर जाते हैं। क्लियर? तो ये दोस्तों क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन है, सर्वव्यापी हैं। आइए हम बात करते हैं इनकी हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री इनकी क्या है, हिस्ट्री या डिफरेंट साइंटिस्ट ने इनके बारे में क्या बताया हुआ है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने इनके बारे में क्या बताया हुआ है, हम इनकी हिस्ट्री की बात करना शुरू कर रहे हैं।
एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। तो इनकी हिस्ट्री इस प्रकार है। देखिए पहला पॉइंट्स, मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिखे हुए पहले से ही। यहां देखिए क्या है कि बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, है ना, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, ये नाम लिखा मैंने दोस्तों। तो सबसे पहले एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने क्या किया है, डिस्कवर ऑफ बैक्टीरिया, डिस्कवर ऑफ बैक्टीरिया। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने क्या किया है,
ये लगभग दोस्तों 1873 की बात है। एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने क्या किया था, 1800 लगभग 1683 की बात, सॉरी लगभग ये बात कब की है, 1683 की बात है। तो एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने क्या किया था, दांत की खुरचुनी के अंदर सबसे पहले जीवाणु की खोज की थी। तो इनको हम फादर ऑफ बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्लियर। तो फादर ऑफ बैक्टीरिया भी हम एंटोनी वॉन लीवनहॉक को कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले दांत की खुरचुनी में एक जीवाणु की खोज की थी, बैक्टीरिया की खोज की थी 1683 में। किसने की थी, एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने की थी। क्लियर। एंड लीनियस का नाम आता दोस्तों, लीनियस यानी कार्ल्स लीनियस ने सबसे पहले बैक्टीरिया को वर्मीज कहा था। क्लियर। क्या कहा था इन्होंने, वर्मीज। क्लियर। तो कार्ल्स लिनियस ने सबसे पहले क्या कहा था, वर्मीज कहा था दोस्तों, किसको, बैक्टीरिया को। क्लियर। तो बैक्टीरिया को वर्मीज भी कहा था। एंड आगे देखते इसकी क्या हिस्ट्री है। अब आगे है एरनबर्ग। अगर हम बैक्टीरिया के नॉमिनेट की बात करें तो सबसे पहले एरनबर्ग ने ही टर्म बैक्टीरिया यूज किया था। तो यहां पे हम कह सकते हैं टर्म बैक्टीरिया, टर्म बैक्टीरिया सबसे पहले किसने यूज किया, तो हम कह सकते हैं एरनबर्ग। एरनबर्ग ने सबसे पहले बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग किया था, नाम दिया था बैक्टीरिया को। और यह बात है लगभग 1829 की, 1829 की बात है। अब यहां दोस्तों दिया हुआ है जोसेफ लिस्टर। अगर जोसेफ लिस्टर की बात करें तो इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिया था। इसका मतलब यह है कि इन्होंने कहा कि कोई भी रोग बिना किसी जर्म के नहीं होता है ना, बिना किसी जर्म के नहीं होता। तो जोसेफ लिस्टर ने क्या किया था, जर्म थ्योरी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, ऑफ डिजीज। क्लियर। तो इन्होंने कहा कि कोई भी बीमारी ऐसी है जो बिना किसी जर्म के नहीं होती है। क्लियर। बिना किसी कारण के नहीं होती है। इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिया था दोस्तों। साथ ही साथ एंटीसेप्टिक थ्योरी, जी हां क्लियर, एंटीसेप्टिक थ्योरी, इवन द फर्स्ट टाइम सबसे पहले एंटीसेप्टिक थ्योरी किसने दी थी, जोसेफ लिस्टर ने। यानी कि प्रतिरोधी मत सबसे पहले जोसेफ लिस्टर ने ही दिया हुआ था। एंड अगर हम बात करें आगे दोस्तों पोस्चर की, तो पोस्चर ने फर्मेंटेशन और पोस्चराइजेशन दो विधि बताई थी। बताया था कि दूध को खराब होने से बचाने के लिए, दूध को खराब होने से बचाने के लिए फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, सॉरी पोस्चराइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें कि किण्वन के द्वारा या जो बैक्टीरिया होते हैं उनको दोस्तों हीट कर सकते हैं, हीट करने के बाद उनको नष्ट कर सकते हैं, जिससे कि दूध खराब नहीं होता। क्लियर। तो लुई पॉस्चर ने ही बताया था। और साथ ही साथ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहते हैं, लुई पास्चर को कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना। अब देखिए लुई पास्चर ने क्या किया था दोस्तों। लुई पास्चर ने अपने थ्योरी को बताने के लिए दो प्रोसेस अप्लाई किया था दोस्तों। क्या किया उन्होंने, शुगर केन सॉल्यूशन लिया, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन मतलब चीनी लिया, शुगर सॉल्यूशन लिया और इसमें क्या मिलाया, ईस्ट, और इसको रखा एनारोबिक कंडीशन में। इसको रखा एनारोबिक कंडीशन में। अब एनारोबिक कंडीशन में जब इसको रखा दोस्तों, तो देखिए इन्होंने क्या पाया, इन्होंने पाया कि यहां पर क्या होता है, यहां पर अल्कोहल बनता है। यहां पर देखा कि अल्कोहल बनता है और साथ ही साथ यहां पर ईस्ट बनता है। क्लियर। यहां पर क्या बनता है, ईस्ट, और
यहां पर CO2, यहां पर ईस्ट और यहां पर CO2, तीन चीजें यहां पर इसको प्राप्त होती है। क्लियर? तो यहां पर शुगर केन सॉल्यूशन लिया, इसमें क्या मिला है, ईस्ट, और इसको रखा एनॉर्बिक कंडीशन में। क्लियर? और यहां पर देखा कि इन्हें अल्कोहल मिला, ईस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी यहां पर क्या हुआ, यहां पर फर्मेंटेशन का प्रोसेस हुआ। और फिर देखिए इन्होंने क्या किया, एक कंडीशन और देखी, यहां पर भी क्या हुआ, शुगर सॉल्यूशन लिया और इस शुगर सॉल्यूशन को रखा ईस्ट के साथ और एरोबिक कंडीशन रखा। दोस्तों एरोबिक कंडीशन में, तो देखिए जब एरोबिक कंडीशन में रखा तो यहां पर क्या बनता है, यहां पर बनता है केवल ईस्ट। क्लियर? तो यहां पर केवल ईस्ट बनता है। इसका मतलब अगर हम इसे रखेंगे एरोबिक कंडीशन में तो यहां पर क्या होगा, फर्मेंटेशन नहीं हो सकता। तो दोस्तों फर्मेंटेशन कैसे होता है, जब रखेंगे एनारोबिक कंडीशन में तब। तो यहां देखिए फर्मेंटेशन, क्लियर? कैसे हुआ, एनारोबिक कंडीशन में हो सकता है और एरोबिक में बिल्कुल नहीं हो पाता। क्लियर ना? तो फर्मेंटेशन यहां पर हुआ और यहां पर नहीं हुआ है। और हां, सबसे पहले लुई पास्चर ने दोस्तों क्या किया था, पोस्चराइजेशन की विधि बताई थी, और इसी कारण से इन्हें हम दोस्तों क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं दोस्तों पोस्चराइजेशन के जनक कहते हैं। और इन्हें ही एक नाम और देते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जैविकी के पिता, ये सभी किसको कहते हैं, पास्चर को। लुई पास्चर ने कहा था कि अगर दूध को हम लोग 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए बॉयल करें, उसके बाद 8 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट के लिए ठंडा करें, तो वह दूध जल्दी खराब नहीं होता। और दूध में जो प्रोसेस हुआ है उस प्रोसेस को हम कहते हैं पास्चुरीकरण। अब दोस्तों यहां पर देखिए फिर क्या है, रॉबर्ट कोच साहब है, रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेसाइसिस के बारे में बताया था कि एंथ्रेक्स जो होता है वो कैसे होता है। हालांकि सबसे पहले कैटल में बताया गया था। उन्होंने कहा कि कैटल में जो एंथ्रेक्स बीमारी होती है, एंथ्रेक्स वो बीमारी कैसे होती है, और साथ ही साथ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की भी खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने दोस्तों। और साथ ही साथ देखिए इन्होंने कोलेरा, ठीक है ना, यानी कि माइकोबैक्टीरियम जो आपका जो कोलेरी का होता है वायरस, सबसे जो कोलेरी का बैक्टीरिया होता है वह भी किसने खोजा था, सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने। ठीक है ना? तो रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग के जीवाणु की खोज की। ठीक है दोस्तों, एंथ्रेक्स की खोज की और बताया कि कोई भी रोग होता है तो वह रोगाणुओं से होता है ना, जैसे जीवाणु से होता है, वायरस से होता है, कवक से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। इन्होंने कहा कि कोई भी अगर रोग होगा तो वह रोगाणु से होगा, रोग उत्पन्न करने वाले कारक से होगा। इन्होंने सिद्ध किया, क्यों? इन्होंने एंथ्रेक्स खोजा और एमटीबी खोजा। क्लियर? और साथ ही साथ इन्हीं को हम फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। क्लियर दोस्तों? या फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरिया भी कहते हैं, यानी इनको आधुनिक जीवाणु जगत का पिता भी कहते हैं। किसको? रॉबर्ट कोच साहब को। क्लियर दोस्तों? अब देखिए इतने सारे पॉइंट्स। और हाँ, हम कह सकते हैं एक टिप्पो थे, ठीक है, जो टिप्पो नामक वैज्ञानिक थे, टिप्पो नामक यानी ओसवाल्ड टिप्पो, इन्होंने जो है इसको इसको साइजोमाइकोफाइटा में शामिल किया था। ठीक है ना? साइजोमाइकोफाइटा, साइजोमाइकोफाइटा। तो साइजोमाइकोफाइटा टिप्पो ने क्या किया था, बैक्टीरिया को साइजोमाइकोफाइटा में शामिल किया हुआ था। ठीक है ना? इनको फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, रॉबर्ट कोच साहब को। तो दोस्तों इतना पढ़ा आप सभी ने किसके बारे में, हिस्ट्री पढ़ लिया किसकी, बैक्टीरिया जो है मोनेरा की। आइए हम देखते हैं कि मोनेरा को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें बेस्ड ऑन राइबोसोमल आरएनए, हम डिवाइड करते हैं
क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा बेस्ड ऑन आरएनए, दैट मीन राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन्हें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसको? मोनेरा को। अब ये दो पार्ट दोस्तों कौन कौन से हैं? देखिए पहला पार्ट इसका होता है आर्की बैक्टीरिया, या इसको आर्कियो बैक्टीरिया कह के कहते हैं। देखिए तो आर्की बैक्टीरिया और एक होता है यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो इसको हमने क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया दोस्तों बेस्ड ऑन राइबोसोमल आरएनए। इसका दो पार्ट में क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, इसको बिल्कुल आप देख सकते हो। क्लियर? अब देखिए एक है आर्की बैक्टीरिया, अब एक क्या है यू बैक्टीरिया। अगर हम लोग आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो दोस्तों सबसे प्राइमेटिव सबसे प्राइमेटिव ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म है। क्लियर दोस्तों? इनको ओल्डेस्ट कहते हैं, ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म। सबसे प्राइमेटिव है, सबसे ओल्डेस्ट है, यानी इनमें जब से ये धरती पर आए हैं तब से इनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। जैसे ये पहले थे आज भी वैसे ही ये ओल्डेस्ट पड़े हुए हैं, इनमें कोई डेवलपमेंट, कोई चेंजिंग नहीं आई है दोस्तों। तो ये आर्की बैक्टीरिया है, सबसे प्राइमेटिव है, सबसे ओल्डेस्ट है। या देखिए इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं, लिविंग फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। फॉसिल्स का मतलब जिसको कहते हैं जीवाश्म, इसको जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। और जीवित जीवाश्म कहने का बस एक ही कारण है कि बस जीवाश्म जो होता है ना वो वैसे ही पड़ा रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। बस ये क्या है, जीवित है, जीवाश्म है, इनको कोई चेंज नहीं हो रहा है, इनमें कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, जीवित जीवाश्म कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना? इनमें कोई चेंज नहीं होता है। और हाँ, एक और जो सबसे बड़ा इसका कारण है, उसका अंतर है, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो इनकी सेल वॉल होगी, सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकॉन नहीं होता। क्लियर? तो इनकी सेल वॉल होती है, उस सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकॉन बिल्कुल नहीं होता है। क्लियर? तो यहां पे ये पॉइंट्स क्लियर हो चुका है। अब अगर हम बात करें यहां पर यू बैक्टीरिया की दोस्तों, तो अगर ये प्राइमेटिव है तो जाहिर सी बात ये एडवांस बैक्टीरिया है, ये एडवांस मोनेरा है, ये हम कह सकते हैं, या इसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, क्योंकि ये एडवांस होते हैं, बहुत ही डेवलप होते हैं, ये एडवांस होते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल क्या है, न्यूवेस्ट होते हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। ये सही में बैक्टीरिया होते हैं। और ये कैसे होते हैं दोस्तों, मॉडर्न, जो करंट टाइम में बैक्टीरिया है वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। इनको हम मॉडर्न बैक्टीरिया भी इनको हम कह सकते हैं। क्लियर? अब ये जीवित रहते हैं, फॉसिल्स नहीं है, बल्कि ये लिविंग है। ठीक है ना? ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये, क्योंकि इनमें ये क्या होते हैं, एक कोशिकी होते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म है, ये जीवित दोस्तों होते हैं। और हाँ, जो इनकी सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन, ग्लाइकॉन। जो इनकी सेल वॉल होती कैसे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ये पॉइंट्स इसमें जानना होगा। और यहां पर पेप्टिडोग्लाइकॉन नहीं होता है। तो आपने अभी तक आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को अच्छे से समझ लिया। दोस्तों होता यह है कि इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड भी क्या किया गया है। क्लियर? इनको क्या किया गया है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड भी किया गया है। जैसे अगर मैं अलग अलग पार्ट की बात करूं तो आर्की बैक्टीरिया को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। क्लियर? तो यहां पर आर्की बैक्टीरिया है,
आर्की बैक्टीरिया, इसको हमने दोस्तों क्या किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए, पहले होता है हेलोफिल्स और मिथेनोजेन थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं। पहला क्या है, पहला है हेलोफिल, हेलोफिल्स। देखिए, फिल्स का मतलब होता है लविंग। एक है मिथेनोजेन, क्लियर दोस्तों, एक है मिथेनोजेन और एक हो गया हेलोफिल्स। दोस्तों एक देखिए होता है आपका थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स। देखिए, फिल्स का मतलब क्या होता है, लविंग, यानी ये जिससे लविंग होते हैं उनका नाम भी देखिए ऐसे ही बताएंगे अभी, कैसे इनका नाम है, कैसे इनका नाम किया गया दोस्तों। चलिए, तो यहां पहले हम बात करेंगे हेलोफिल्स से। देखिए, जैसा कि आपको स्पष्ट है, यहां लिखा गया हेलोफिल। दोस्तों हेलो का मतलब क्या होता है, सेलाइन, ठीक है ना, क्या होता है, सेलाइन होता है, यानी कि लवणीय होता है। तो ये, और यहां जो लिखा है फिल्स, इसका मतलब क्या होता है, लविंग, इसका मतलब क्या है, सेलाइन, इसका मतलब क्या है, लविंग, ठीक है ना। इसका मतलब ये ऐसे हैं जो खारे जल में रहते हैं। कहां रहते हैं, खारे जल में रहना पसंद करते हैं। फिल्स मतलब लविंग होता है और हेलो का मतलब होता है सेलाइन। तो ये ऐसे हैं जो कहां पर रहते हैं, जो खारे जल में रहते हैं, खारे जल, यानी ये ऐसे आर्कियोबैक्टीरिया है जो सेलाइन वाटर में रहना पसंद करते हैं, खारे पानी में रहना पसंद करते हैं। देखिए, और अगर आपको कहीं मिल जाए हेलोफिल्स, तो हेलोफिल्स क्या होता है, थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज है, और एक होता है हेलियोफिल्स, हेलियोफिल्स। अगर आपको ऐसे वर्ड मिल जाए तो ये मत कहना कि ये आर्की बैक्टीरिया है, बल्कि हेलोफिल्स दोस्तों क्या होते हैं, ये ऐसे एम्फीबियन होते हैं, ऐसे उभयचर होते हैं जो सेलाइन वाटर में रहते हैं। और हेलियोफिल का मतलब होता है प्रकाश प्रिय पौधे, प्रकाश प्रिय पौधे। तो शब्दों का हेर फेर होता है, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो दोस्तों पहला क्या है, हेलोफिल है जो खारे जल में रहना पसंद करता है। और दूसरा दोस्तों क्या होता है, मिथेनोजेन। मिथेनो का मतलब क्या होता है, मिथेन, इसका मतलब क्या है, मेथेन होता है, CH4। और जेन का मतलब क्या होता है, जनरेट करना, जनरेट करना, यानी वो आर्कियोबैक्टीरिया जो मिथेन को जनरेट करते हैं, मिथेन को उत्पन्न करते हैं दोस्तों, हम कह सकते हैं कि CH4 बनाते हैं, मेथेन बनाते हैं। कैटल में CH4 बनाते हैं, यानी कि जो जंतु होते हैं वो जब जुगाली करते हैं तो उनके जो उनका ल्यूमेन होता है उसमें भी क्या बनता है, मीथेन बनता है। जुगाली करते तो उनके मुंह में मीथेन बनता है, उनके डंक में, जैसे काऊ डंक होता है तो उसमें क्या बनता है, मीथेन होता है, उनकी यूरिन में क्या होता है, मीथेन होता है। तो ये मीथेन बना कैसे, वो बनता है मिथेनोजेन नामक आर्की बैक्टीरिया से, जो कहां होता है, कैटल में होता है, वो CH4 बनाता है। अब दोस्तों एक क्या है, एक थर्मो एसिडोफिल्स है। अगर थर्मो एसिडोफिल्स की बात करें तो देखिए, थर्मो का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर, प्लस एसिडो का मतलब होता है एसिड, और फिल्स का मतलब होता है लविंग। देखिए, यानी ऐसे हैं जो 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के तापमान में रह सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ देखिए, ये ऐसे होते हैं जो एसिड NH, जैसे कि क्या होता है NaCl, नमकीन स्थान पर रहते हैं, इस बात को आप ध्यान देना। तो ये आर्की बैक्टीरिया हो गए, ये हो गए आर्की बैक्टीरिया। कुछ खारे पानी में रहते हैं, कुछ कैटल में CH4 बनाते हैं, कुछ हाई टेम्परेचर में रहते हैं। और अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करें तो जो यू बैक्टीरिया है, आपने देखा कि यू बैक्टीरिया क्या होता है, वो एडवांस और मॉडर्न बैक्टीरिया है। क्या है, एडवांस और मॉडर्न बैक्टीरिया है।
और दोस्तों अगर हम इनकी बात करें तो इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो आपका यू बैक्टीरिया है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और दो पार्ट कौन कौन से हैं देखिए, जो इनके दो पार्ट है यू बैक्टीरिया के वो कौन कौन से हैं। पहला होता है आपका बैक्टीरिया, दूसरा आपका क्या है साइनोबैक्टीरिया। तो इनको हम लोग क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक बैक्टीरिया एक साइनोबैक्टीरिया। मैंने अभी आपसे कहा था इसके पहले कि साइनोबैक्टीरिया में क्या क्या शामिल है दोस्तों। साइनोबैक्टीरिया जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी शामिल है, अल्वा और नोस्टोक ये सब शामिल किए गए हैं। क्लियर। और बैक्टीरिया क्या दोस्तों एकदम बिल्कुल मॉडर्न होता है। बता दें आप सभी को जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो कहां कहां आएगा देखिए। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे मॉर्फोलॉजी, तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी। क्लियर। तो मॉर्फोलॉजी हम लोग बैक्टीरिया में भी पढ़ेंगे और साइनोबैक्टीरिया के भी पढ़ेंगे, दोनों की मॉर्फोलॉजी हमें पढ़ना है। क्लियर। और अगर बात करें दोस्तों हम लोग स्टैनिंग की, स्टैनिंग हमें केवल बैक्टीरिया में पढ़नी है और यहां पर नहीं पढ़ना है। अगर बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका भी पढ़ना हमको और इनका भी पढ़ना है कि दोनों क्या क्या होते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है और साथ ही साथ क्या पढ़ना है, इनको हमें रिप्रोडक्शन पढ़ना है, इनका भी पढ़ना है और इनका भी पढ़ना है। और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस इसका भी पढ़ना है और इसका भी पढ़ना है। क्लियर। तो आगे की चर्चाएं हम लोग इस प्रकार से करेंगे। अगर आपको कोई समस्या हो रही है किसी भी जगह पर कुछ भी समझने में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट को पढ़ करके हम आपका उचित समाधान करेंगे दोस्तों। ठीक है ना। चलिए आज हमने इतना पढ़ा है, आगे के बारे में बात करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।